वेलकम टू जीनियस मेंटर्स। इंडियन पॉलिटी की जो लेक्चर सीरीज हमने शुरू की थी उससे पहले हमने अभी प्रेसिडेंट पढ़ा और प्रेसिडेंट के बाद हमने कुछ इमरजेंसी प्रोविजंस भी पढ़े। अभी प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद और वाइस प्रेसिडेंट पढ़ने के बाद अगर हम इमीडिएटली अगर गवर्नर भी पढ़ लेते हैं तो इन दोनों को कंपेयर करना थोड़ा ईजी हो जाता है और हमारे लिए रिमेंबर करना थोड़ा इजी हो जाता है। तो इसीलिए मैंने अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर थोड़ा इस हिसाब से बनाया है कि ताकि आपको वो इजी लगे याद करने में। तो इसीलिए प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के बाद अभी हम जो नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे गवर्नर, ताकि आप इन दोनों को, प्रेसिडेंट को और गवर्नर को, आपस में कंपेयर कर पाओ कि किस तरह से एक दूसरे से अलग है दोनों की क्या क्या पावर्स हैं और आपको ये चीजें ईजी लगने लगे। हमारा गवर्नर जो है वो पार्ट 6 में आएगा। पार्ट 6 बेसिकली 125 से 152 से लेके 237 तक डील करता है। पार्ट 6 किससे डील करता है? बेसिकली स्टेट से डील करता है। पार्ट 5 यूनियन से डील करता है ना। तो ये पार्ट 6 हो गया हमारा जो स्टेट से डील करता है, हमारा आर्टिकल 152 से लेकर 237। इसमें जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है, स्टेट एग्जीक्यूटिव हमारे हो जाते हैं आर्टिकल 153 से लेकर 167 में। जैसे हमने यूनियन एग्जीक्यूटिव पढ़ा था वैसे स्टेट एग्जीक्यूटिव भी होते हैं। और स्टेट एग्जीक्यूटिव में क्या क्या आएगा? गवर्नर, उसके बाद स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर प्लस एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। वहां क्या क्या था? अटॉर्नी जनरल था और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय पीएम था, वाइस प्रेसिडेंट था और प्रेसिडेंट था। यहाँ पे हमारे सेम सिमिलर लाइंस पे हम चलेंगे और यही दिखाई देगा, क्योंकि वहां तो वाइस प्रेसिडेंट है, यहाँ वाइस गवर्नर का कोई ऑफिस नहीं होता है। गवर्नर के लिए कोई वाइस गवर्नर हमने बनाया नहीं है, लेकिन ये भी कंटिन्यूअस ऑफिस है। अगर बाई चांस गवर्नर नहीं है तो उस टाइम पे किसको अपॉइंट किया जा सकता है? तो उस टाइम पे प्रेसिडेंट जिसे चाहे उसे गवर्नर अपॉइंट कर सकता है, टेम्परेरी गवर्नर अपॉइंट कर सकता है। चाहे तो मतलब ज्यादा चांसेस किसके हैं? तो चाहे तो वो हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको टेम्परेरीली गवर्नर बना सकता है इन केस ऑफ एब्सेंस ऑफ गवर्नर। क्लियर है इतनी चीजें? अब इसका अपॉइंटमेंट कौन करता है? तो ध्यान रखना, ये क्वेश्चन एक बार आया था और उलझा दिया था कि ही इज अपॉइंटेड, ही इज इलेक्टेड, कई सारे इस टाइप के वर्ड दे दिए थे। तो इसका होता है अपॉइंटमेंट। ही इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। कौन इसको अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट के द्वारा ही अपॉइंट किया जाता है, बाय वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। प्रेसिडेंट इसे अपॉइंट करता है और सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्या बोला है? इट इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस। ये कंट्रोल या फिर सबऑर्डिनेट नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट के। ऐसा नहीं कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का एक हम कह सकते हैं कि प्यादा है, नहीं, ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे क्लियरली बताया है। तो इतना चीजें हमें पता होना चाहिए। अमेरिकन मॉडल ऑफ गवर्नर अगर हम देखें तो यहाँ पे गवर्नर डायरेक्टली इलेक्टेड होता है अमेरिका में, लेकिन हमारा नहीं होता है। हमारा अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, इसका कोई इलेक्शन नहीं होता। तो इसमें हम देखें तो हमारा कौन सा है? कैनेडियन मॉडल के ऊपर डिपेंडेंट है। हमारा जो मॉडल है वो कैनेडियन मॉडल है। क्या कंडीशन होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन क्या है गवर्नर के लिए? तो सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। क्या? पहली तो वो सिटीजन होना चाहिए और दूसरी 35 ईयर्स का होना चाहिए, बस। इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। उसके अलावा हम कन्वेंशन से चलते हैं। कन्वेंशन यानी कि जो रीति रिवाज चले आ रहे हैं, जो जैसा करते आ रहे हैं। क्या करते आ रहे हैं? तो जनरली अगर हम इसका गवर्नर का अपॉइंटमेंट देखें तो जनरली किसे अपॉइंट किया जाता है गवर्नर की? पहली कंडीशन थी वो स्टेट का नहीं होना चाहिए। ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है, लेकिन इसको लोग फॉलो करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ 2 क्वालिफिकेशन लिखी हैं, एक तो वो सिटीजन होना चाहिए, एक 35 साल उसकी उम्र होनी चाहिए, बस। उसके अलावा ये चीज फॉलो की जाती है, कन्वेंशन फॉलो किए जाते हैं। पहला कि ही शुड बी फ्रॉम आउटसाइड ऑफ द स्टेट, कि जिस स्टेट का उसे गवर्नर बनाया जा रहा है वो स्टेट का ना हो, किसी और स्टेट का हो, ताकि वो इम्पार्शियल रह सके। क्योंकि क्या होता है जनरली, अगर उसी स्टेट का गवर्नर बना दिया जाए तो उसी स्टेट की पार्टी होगी, उसी स्टेट का गवर्नर होगा, दोनों आपस में मिलकर घपला कर देंगे, पता भी नहीं लगेगा। उसको बैठाया गया उस सीट पे ताकि वहां पे स्टेट कंट्रोल में रह सके, ताकि स्टेट कंट्रोल में रह सके। स्टेट मतलब ऐसा ना हो कि अपनी मर्जी से कुछ भी करता रहे और यूनियन को पता ही ना लगे।
तो इसीलिए कोई कंट्रोल करने वाला होना चाहिए, वो इम्पार्शियल होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, इसीलिए उसको किसी दूसरे स्टेट से लाके बैठाया जाता है गवर्नर को। दूसरा है कि प्रेसिडेंट इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट चीफ मिनिस्टर, कि जब भी कहीं किसी स्टेट में कोई गवर्नर को हम अपॉइंट कर रहे हैं तो उसकी चीफ मिनिस्टर से, उसके चीफ मिनिस्टर से बात करने के बाद हम उस स्टेट में गवर्नर को अपॉइंट करते हैं। ये दो चीजें क्लियर है। एक हम ये मानते हैं कि जो ये लिखा हुआ बेसिकली कि जो भी गवर्नर है वो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं होना चाहिए। एक बार किसी गवर्नर को हमने वो कर दिया, अपॉइंट कर दिया कि आप आज से यहाँ के गवर्नर हो, अगर वो किसी का भी मेंबर है, पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का मेंबर है तो ऑटोमेटिकली उसकी सीट वैकेंट हो जाएगी, यानी कि वो वहाँ का मेंबर उस दिन से खत्म हो जाएगा। वो गवर्नर है, गवर्नर होते हुए किसी भी हाउस का वो मेंबर नहीं रह सकता, ठीक है, तो ताकि वो इम्पार्शियल रहे, तो इस चीज के लिए इंश्योर किया जाता है। अब गवर्नर के जो प्रिविलेजेस हैं, जो इम्यूनिटीज हैं, जो पावर्स हैं, वो अगर हम देखें तो जनरली इक्वल टू प्रेसिडेंट है। जितनी भी इम्यूनिटीज हैं, जितने भी प्रिविलेजेस हैं, वो सारे जैसे जैसे प्रेसिडेंट के हैं लगभग सेम इसी के, ठीक है, तो कोई ज्यादा डिफरेंस है नहीं। ओथ कौन दिलाएगा इसे? प्रेसिडेंट को कौन दिलाता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो इसे कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होगा उससे दिलाता है कोर्ट ही से, ठीक है। टर्म कितने साल के लिए होता है? जनरली 5 साल के लिए किया जाता है, जनरली 5 साल के लिए किया जाता है, लेकिन लिखा है एट द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट, कि जब तक प्रेसिडेंट चाहे तब तक वो काम करता रहेगा। रेजिग्नेशन अगर करना हो तो किसको भेज सकता है? प्रेसिडेंट को भेज सकता है, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब गवर्नर को एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर भी किया जा सकता है। कौन कर सकता है? प्रेसिडेंट। तो मान लो ए स्टेट से बी स्टेट में उसे ट्रांसफर किया गया, यहाँ वो 2 साल कर लिया है, अब यहाँ पे उसे अपॉइंट किया जा रहा है, तो यहाँ क्या पूरे 5 साल करेगा? नहीं, यहाँ पे जो रिमेनिंग टर्म है उसका 3 साल, यहाँ पे सिर्फ 3 साल के रहेगा। जब ट्रांसफर करते हैं तो दूसरी जगह जाके वो रिमेनिंग टर्म के लिए गवर्नर रहता है, उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है दोबारा से, लेकिन उस टाइम पे वो 3 साल के लिए ही अपॉइंट होगा, क्योंकि 2 साल ऑलरेडी वो खत्म करके आया है। अपॉइंटेड टू वन स्टेट फ्रॉम अनदर स्टेट फॉर द रेस्ट ऑफ द टर्म, जो बचा हुआ टर्म है उसके लिए। इसके पास, जैसे प्रेसिडेंट के पास डिप्लोमेटिक पावर है, इसके पास नहीं होती, इसके पास मिलिट्री पावर कोई नहीं है, और इसके पास इमरजेंसी पावर भी कोई नहीं है। इसके अलावा जो पावर्स हैं उन पावर्स को हम देखते हैं। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर, तो एग्जीक्यूटिव पावर इसके पास क्या क्या है? तो एग्जीक्यूटिव पावर में अगर हम देखेंगे तो ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर को अपॉइंट करता है। अगर हम देखें इन 4 स्टेट में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और मध्य प्रदेश। पहले बिहार भी था, लेकिन बिहार को इस लिस्ट से हटा दिया गया है, ठीक है। तो अभी इन 4 जगह पे ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर। क्लियर है? ये चीज पता रहेगी, पहली एग्जीक्यूटिव पावर। दूसरी, स्टेट इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है। उसके अलावा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी चेयरमैन होंगे और जितने भी मेंबर्स होते हैं उनको भी कौन अपॉइंट करता है? गवर्नर अपॉइंट करता है। खुद गवर्नर चांसलर कहलाता है सभी स्टेट यूनिवर्सिटीज का, जिस भी स्टेट का वो गवर्नर है। तो वहां पे चांसलर कौन होगा? गवर्नर होगा। और जितने भी वाइस चांसलर्स होंगे उस स्टेट यूनिवर्सिटी के, उन वाइस चांसलर्स को भी अपॉइंट कौन करेगा? गवर्नर करेगा। तो इसकी एग्जीक्यूटिव पावर देखी हमने। अब देखते हैं इसकी लेजिस्लेटिव पावर। तो लेजिस्लेटिव पावर देखें तो जहां जहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जहां जहां लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो उनमें 1/6 मेंबर को अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर। कितने मेंबर्स को? 1/6 ऑफ द टोटल मेंबर्स को अपॉइंट किया जाता है बाय गवर्नर। और यहां पे किस किस कैटेगरी से होने चाहिए? तो राज्यसभा में 4 ही कैटेगरी थी, यहां 5 कैटेगरी हैं। कौन कौन सी हैं? लिटरेचर से, आर्ट से, साइंस से, सोशल सर्विस से, या कोऑपरेटिव मूवमेंट। कोऑपरेटिव मूवमेंट। तो ये हम बेसिकली देखेंगे 5 कैटेगरी से हम नॉमिनेट कर सकते हैं 1/6 मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। कौन कर सकता है? गवर्नर कैन नॉमिनेट। और ये डिलीट हो गया है आपका 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कि एक एंग्लो इंडियन को जो है वहां पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एक एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट किया जाता था। जैसे लोकसभा में 2 को करते थे, तो यहाँ पे भी 1 को करते थे। वहां से भी डिलीट हो गया, यहां से भी डिलीट कर दिया। अब किसी एंग्लो इंडियन को अपॉइंट नहीं या नॉमिनेट नहीं किया जाता है। ये कहां से हुआ है? 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से हमने अमेंड किया है।
ध्यान रहेगा 104 104वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यहां से हमने इसको अमेंड किया है। He decides on the disqualification of MLAs, सेम है जैसा प्रेसिडेंट का था। प्रेसिडेंट डिसाइड करता था MPs के डिस्क्वालिफिकेशन पे इन कंसल्टेशन विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये MLAs की डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर कह सकते हैं कि डिसीजन लेता है। क्लियर है? ध्यान रखना, ये जो डिस्क्वालिफिकेशन है जैसा वहां बताया था सेम बता रहा हूं, शेड्यूल 10 के अंदर नहीं आती, यानी कि एंटी डिफेक्शन के अंदर नहीं आती है। एंटी डिफेक्शन के अंदर कोई भी डिस्क्वालिफिकेशन होगी उसके ऊपर कौन डिसीजन लेगा? उसके ऊपर स्पीकर या फिर चेयरमैन जो भी होगा जिस भी हाउस का, वो डिसीजन लेता है। तो स्पीकर बेसिकली हम कहें कि वो डिसीजन लेता है डिस्क्वालिफिकेशन के ऊपर, अगर एंटी डिफेक्शन से रिलेटेड अगर कुछ डिस्क्वालिफिकेशन है। ये है इलेक्शन रिलेटेड डिस्क्वालिफिकेशन, कि इलेक्शन में कुछ गड़बड़ी करके आया है तो तब उस टाइम पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से कंसल्ट करके ये डिसाइड करेगा उसकी डिस्क्वालिफिकेशन पे। गवर्नर के पास कुछ एक एक्स्ट्रा पावर है कि वो बिल को रिजर्व कर रख सकता है। जनरली क्या होता है, कोई भी बिल पास कराना हो तो क्या होगा, लोकसभा पास, ऊपर यूनियन की बात बता रहा हूं, लोकसभा, राज्यसभा, फिर प्रेसिडेंट उसको अप्रूव देता है। यहाँ पे भी सेम होता है कि लेजिस्लेटिव असेंबली है तो लेजिस्लेटिव असेंबली और उसके बाद गवर्नर, अगर काउंसिल भी है तो लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव काउंसिल, उसके बाद गवर्नर उसको अप्रूव करेगा। लेकिन बहुत सारे बिल ऐसे होते हैं जिनको गवर्नर को प्रेसिडेंट के लिए रखना पड़ता है, रिजर्व रखना पड़ता है कि इसके ऊपर अप्रूवल प्रेसिडेंट देंगे, मैं नहीं दूंगा। तो वो बिल कौन से हैं? वो बिल जो हाई कोर्ट की पोजीशन को खतरे में डाल रहे हो। हाई कोर्ट यानी कि कोर्ट का अगर सिस्टम देखे तो फेडरल सिस्टम को खतरे में डाला जा रहा है, तो हाई कोर्ट की पोजीशन को जो खतरे में डालेंगे वो सारे बिल प्रेसिडेंट क्लियर करेगा। डीलिंग विद कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A, आर्टिकल 31A के अंडर अगर किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करना है उसके लिए कोई भी बिल आ रहा है, क्योंकि ये आर्टिकल 31 कॉन्स्टिट्यूशन से डील कर रहा है और कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आ रही है तो प्रेसिडेंट उसको डील करेगा। डीपीएसपी के खिलाफ जाके कोई लॉ लाया जा रहा है, डीपीएसपी के अकॉर्डिंग नहीं है, उसकी प्रिंसिपल्स के खिलाफ कोई बिल आ रहा है, उसको भी प्रेसिडेंट अप्रूव करेगा, उसको भी रिजर्व रखा जाएगा प्रेसिडेंट के लिए, गवर्नर उसे अप्रूव नहीं करेगा। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के खिलाफ जाके कोई बिल आ रहा है उसको भी प्रेसिडेंट करेगा। कोई भी अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ कंट्री है, कंट्री के इंटरेस्ट के खिलाफ है, तो उसको भी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा जाएगा। ऑफ ग्रेव नेशनल इंपॉर्टेंस, कि नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है, तो उसको भी प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व रखा जाएगा। उसके अलावा क्या पावर है इसकी? स्टेट फाइनेंस कमीशन, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन और कैग की, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की जितनी भी रिपोर्ट्स होती हैं जो स्टेट से रिलेटेड है, वो सारी रिपोर्ट्स को ये स्टेट लेजिस्लेचर में रखवाता है। यानी वो ये सब किसको रिपोर्ट देंगे? ये सब गवर्नर को देंगे और गवर्नर उसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को देगा कि इसे बैठो और डिस्कस करो। तो ये ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है। आर्टिकल प्रेसिडेंट का कौन सा था? 123, इसका कौन सा है? 213। ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी है, तो ये इसमें ध्यान रखना। फाइनेंशियल पावर अगर देखें तो ये स्टेट फाइनेंस कमीशन हर 5 साल में एक बार करता है। वो फाइनेंस कमीशन क्या करता था? जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, वो स्टेट और यूनियन के बीच में पैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है वो बताता है। तो ये फाइनेंस कमीशन क्या करेगा? ये फाइनेंस कमीशन बेसिकली फाइनेंशियल पोजीशन रिव्यू करता है, किसकी? पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज की। ठीक है, फिर जुडिशियल पावर में अगर हम देखें तो जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट और लोअर कोर्ट हैं, यानी हाई कोर्ट को छोड़ दो, उसके अलावा नीचे के जितने भी कोर्ट्स हैं उन सब के अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग, प्रमोशन, वो सारे बेसिकली अगर हम देखें तो वो सारे कौन करेगा? गवर्नर करेगा इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट। हाई कोर्ट से कंसल्ट करके ये सारे पोस्टिंग का हो गया, अपॉइंटमेंट का हो गया, प्रमोशन का हो गया, ये सारी चीज जजों का कौन डिसाइड करता है? गवर्नर डिसाइड करता है। तो ये इसकी जुडिशियल पावर भी देख ली हमने। अब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन देखते हैं गवर्नर की। तो गवर्नर के मामले में क्या है? While the Constitution envisages the possibility of governor acting at times in his discretion, so no such possibility has been envisaged for the president. अब आप बोलेंगे क्या लिखा है? हमने प्रेसिडेंट के केस में 2 आर्टिकल पढ़े थे, 2 अमेंडमेंट देखे थे, 42nd एंड 44th, जहां पे लिखा गया था कि प्रेसिडेंट हैज टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर।
एक बार वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस कर सकता है, ये था। लेकिन इसके केस में ऐसा कुछ नहीं किया गया। जब हमने 42nd और 44th अमेंडमेंट किए, उसमें गवर्नर के लिए हमने कुछ नहीं डाली, यानी गवर्नर आज भी अपनी मर्जी से काम कर सकता है। और यहां पे अगर हम देखें कि जब भी ये क्वेश्चन आएगा कि ये जो मैटर है, इसमें गवर्नर की मर्जी काम करेगी कि नहीं करेगी, ये डिसीजन लेने का अधिकार भी गवर्नर का होगा कि यहां किसकी मर्जी काम करेगी। ये अगर गवर्नर सोचना चाहे तो गवर्नर अपनी मर्जी से किसी भी उसके ऊपर कह सकता है कि इसमें मेरा डिस्क्रिशन काम करेगा और उसका डिस्क्रिशन या उसका डिसीजन इस पे फाइनल होगा। तो यहां पे आर्टिकल 42 और 44 से गवर्नर को बांधा नहीं गया है। अब गवर्नर अभी भी फ्री है अपनी मर्जी से डिसीजन लेने के लिए। क्लियर इतनी चीजें, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिशन देखें तो कहां कहां पे अपनी मर्जी से कॉन्स्टिट्यूशन ने कहां पे उसको छूट दी हुई है कि कहां अपनी मर्जी से काम कर सकता है। सबसे पहला, रिजर्वेशन ऑफ बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट, कि किस बिल को प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखना है, किसको नहीं रखना है, ये उसकी मर्जी होगी। चाहे तो किसी भी बिल को प्रेसिडेंट के लिए रख सकता है, चाहे तो ना भी रखे। लेकिन कुछ एक पहले बता चुके हैं कि वो तो रखने ही पड़ेंगे, जो कंडीशन पहले बताई है मैंने वो तो रखने ही पड़ेंगे। उसके अलावा बाकी सारे बिल हैं वो गवर्नर की मर्जी होगी, वो रखना चाहे प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए तो रख ले, नहीं रखना चाहे तो नहीं रखे, ये इसकी मर्जी है। रिकमेंडेशन फॉर इम्पोजिशन ऑफ प्रेसिडेंट रूल, प्रेसिडेंट रूल को अंडर आर्टिकल 356 प्रेसिडेंट रूल इंपोज करने के लिए ये सेंटर को अप्रोच करना चाहता है तो ये इसकी मर्जी होगी, चाहे तो ये रिपोर्ट बना के दे चाहे ना दे। ठीक है, इसको कोई फोर्स नहीं कर सकता कि तुम, ना तो यूनियन वाले इसको फोर्स कर सकते हैं कि मुझे रिपोर्ट बना के दो, मुझे प्रेसिडेंट रूल इंपोज करना है, ना स्टेट वाले इसको रोक सकते हैं कि तुम ये रिपोर्ट बना के सेंटर को मत दो। यहां इसकी मर्जी चलती है। While exercising his function as administration of adjoining union territory, अब एक गवर्नर जो है, एक गवर्नर बेसिकली अगर हम देखें तो हमने अभी देखा होगा, एक गवर्नर एक साथ एक स्टेट का भी हो सकता है, दो स्टेट का भी सिंगल गवर्नर हो सकता है, एक स्टेट एक यूटी का भी गवर्नर हो सकता है, दो स्टेट एक यूटी का भी गवर्नर हो सकता है। तो यानी कि एक गवर्नर को 2-3 जगह पे बैठाया जा सकता है। शुरू में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं था, ये कब किया गया है, ये किया गया है 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। ऐसी चीजें डाली गई हैं कि एक गवर्नर को एक साथ 2-3 स्टेट का, 2 स्टेट का या एक स्टेट एक यूटी का गवर्नर बनाया जा सकता है। तो जब यूटी का गवर्नर एज ए यूटी का गवर्नर या फिर एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी ये काम करेगा, उस टाइम पे भी इसके पास सारी डिस्क्रिशनरी पावर होंगी, क्योंकि वहां पे लेजिस्लेटिव असेंबली है नहीं, तो सारी अधिकार इसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के होंगे। जब ये यूटी के लिए कोई डिसीजन ले रहा होगा वहां पे इसके डिस्क्रिशनरी पावर होंगी। तो यहाँ पे जब भी वो एडजॉइनिंग यूनियन टेरिटरी के एडमिनिस्ट्रेटर की तरह फंक्शन करेगा तो वहां पे भी इसकी सारी डिस्क्रिशनरी पावर इसको दी हुई है और कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। डिटरमाइनिंग द अमाउंट पेएबल बाय आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये नाम याद है चारों। मैंने बताया था जब 6 शेड्यूल बताया था तो 6 शेड्यूल के अंदर ये 4 स्टेट आते हैं, रटे हुए होने चाहिए चारों स्टेट, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, कि जब भी 6 शेड्यूल का नाम आता है तो ऑटोमेटिकली दिमाग में 4 नाम आ जाने चाहिए। तो ये इनमें क्या होता है, जो ये बेसिकली ट्राइबल एरियाज हैं, इनके ट्राइबल एरियाज के लिए अलग से ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स बनाए हुए हैं जो इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, जो वहां के वेलफेयर के लिए काम करते हैं, ये ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स। तो इनको कितना पैसा देना है वो भी गवर्नर की मर्जी होती है। ये जो डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं इन स्टेट के अंदर, इनको कितना पैसा देना है ये भी हम कहेंगे गवर्नर की मर्जी होती है। किस चीज के लिए पैसा, जो इन्हें रॉयल्टी मिलती है फॉर मिनरल एक्सप्लोरेशन, वहां से जो मिनरल एक्सप्लोर किया जा रहा है उसके लिए रॉयल्टी में कितना पैसा इसको मिलना चाहिए ये गवर्नर डिसाइड करेगा। ठीक है, उसके बाद सीकिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम चीफ मिनिस्टर अंडर आर्टिकल 167, याद आया कुछ, अंडर आर्टिकल 178 पर प्रेसिडेंट के पास भी ये पावर थी कि प्रेसिडेंट चाहे तो गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है, ऐसे ही गवर्नर चाहे तो उनकी गवर्नमेंट से, स्टेट गवर्नमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकता है 167 में।
अगर आपको यूनियन और स्टेट के आर्टिकल्स नहीं याद हो तो मैक्सिमम आर्टिकल्स अगर आप देखोगे जनरली आप यूनियन के आर्टिकल में 89 प्लस कर दो, आपको स्टेट का आर्टिकल मिल जाएगा। जनरली ऐसा होता है, हर जगह नहीं लेकिन मैक्सिमम जगह पे ऐसा पाया जाता है। ठीक है, 89 प्लस कर दो, आपका स्टेट का आर्टिकल आ जाएगा। सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन तो है ही इसके पास कि कोई मैटर इसके डिस्क्रिप्शन में आता है कि नहीं आता, किसका डिसीजन फाइनल होगा, गवर्नर का। तो सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन तो है ही। जैसे सिचुएशनल में कैसे देखी थी प्रेसिडेंट की कि हंग असेंबली है, हंग असेंबली यानी कि किसी की भी मेजोरिटी नहीं है किसी भी पार्टी की, अब किसको सीएम बनाया जाए, तो यहां पे इसकी मर्जी चलेगी, है ना। तो जब नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो उस टाइम पे नए इलेक्शन कराने या किसी और पार्टी को मौका देना है, किसकी मर्जी चलेगी, गवर्नर की मर्जी चलेगी। तो ये सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन तो इसकी चलती है, ये तो है ही इसके पास। और उसके अलावा गवर्नर हैज सर्टेन स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू डिस्चार्ज अकॉर्डिंग टू डायरेक्शंस इश्यूड बाय प्रेसिडेंट। In this regard, governor though has to consult council of minister led by chief minister, act finally on his discretion। ये किसके बारे में बात की जा रही है, ये बात की जा रही है कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स के लिए। आर्टिकल 371 में कुछ स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स हैं, वहां पे उन स्टेट्स के लिए कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन दिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा। उन डायरेक्शंस को जब गवर्नर जब उन डायरेक्शंस को फॉलो करेगा तो उस डायरेक्शन को फॉलो करने से पहले किससे पूछना पड़ेगा, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से, हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर। लेकिन उनसे एडवाइस लेने के बाद क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसकी खुद की मर्जी होगी, तब वो अपनी मर्जी से काम कर सकता है, लेकिन कंसल्ट करना पड़ेगा एक बार। कॉन्स्टिट्यूशन हैज असाइंड ड्यूअल रोल। ड्यूअल रोल क्यों, ड्यूअल रोल क्यों? एक तो वो काम करता है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट का, गवर्नर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ नेशन कौन है, प्रेसिडेंट है। कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट कौन हुआ, गवर्नर हुआ। दूसरा क्या काम करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंटर, कि वो एज ए सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव भी काम करता है। सेंटर यानी कि प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव भी हम कह सकते हैं काम करता है। तो ये हमने दोनों देखा। इन दोनों में अगर हम कंपेयर करें तो मैंने बहुत सारी चीजें ली जो थोड़ा सा अलग थी, सिर्फ वही चीजें रखी हैं। प्रेसिडेंट में देखें तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर में अंडर आर्टिकल 123 तो प्रेसिडेंट को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं चाहिए ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट कब इशू करता है, ऑर्डिनेंस सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस में इशू किए जाते हैं। किसकी एब्सेंस में, लेजिस्लेचर की एब्सेंस में, कि लेजिस्लेचर काम नहीं कर रहा है तो लॉ कैसे बनेंगे, उस टाइम पे प्रेसिडेंट कर सकता है। ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ एब्सेंस में। जब डिसॉल्व हो जाती है लोकसभा उस टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस पीरियड को हम एब्सेंस नहीं कह सकते, उस पीरियड को कहेंगे कि खत्म हो गई, यानी डेड हो गई है वो। डेड में और एब्सेंस में अंतर सीखो, ठीक है। तो जब लोकसभा डिसॉल्व हो गई हो उस टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू नहीं किए जा सकते। ऐसे ही जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई हो तब ऑर्डिनेंस इशू नहीं कर सकते। सिर्फ कब कर सकते हैं, जब एब्सेंस चल रही है, यानी कि सेशन में नहीं है। आपकी लोकसभा तो है लेकिन सेशन में नहीं है, कुछ इंटरवल चल रहा है उनका, उस टाइम पे ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं। और इसके लिए प्रेसिडेंट को अलग से कोई इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, बस कौन देगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बोल देगा, उसको करना पड़ेगा वैसा। लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है कि स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने बोला और इसने ऑर्डिनेंस इशू कर दिया, नहीं। कुछ ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए, कुछ ऑर्डिनेंस इशू करने के लिए इसको प्रेसिडेंट के इंस्ट्रक्शंस की जरूरत होती है। कौन से, इफ ए बिल कंटेनिंग सेम प्रोविजन वुड हैव रिक्वायर्ड द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ प्रेसिडेंट फॉर इट्स इंट्रोडक्शन टू स्टेट लेजिस्लेचर, कि अगर ऐसा कोई ऑर्डिनेंस लेके आ रहे हैं, अगर उसके लिए बिल लेके आया जाता तो हमें पहले प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता। तो ऐसा बिल के लिए प्रेसिडेंट से पूछना पड़ता, तो ऑर्डिनेंस लाओगे तो उसके लिए भी प्रेसिडेंट से पूछना पड़ेगा, पहली कंडीशन। दूसरा, इफ ही वुड हैव डीम्ड इट नेसेसरी टू रिजर्व ए बिल कंटेनिंग द सेम प्रोविजन फॉर कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर ऐसा कोई बिल होता जिसको गवर्नर प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखता, अगर वो बिल लाया जाता, तो अगर उस तरह का ऑर्डिनेंस अगर लाया जा रहा है तो उसको भी प्रेसिडेंट के कंसिडरेशन के लिए रखना पड़ेगा, प्रेसिडेंट से पूछे बिना नहीं ला सकते। तीसरी, इफ एन एक्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर कंटेनिंग सेम प्रोविजंस वुड हैव बीन इनवैलिड विदाउट रिसीविंग प्रेसिडेंट एसेंट। अगर ऐसा कोई बिल लाया जाता कि अगर उसको बिना प्रेसिडेंट की परमिशन के हम लेके आते और वो इनवैलिड हो जाता,
तो इस तरह का ऑर्डिनेंस भी आपको नहीं लेके आना है, उसके लिए भी प्रेसिडेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी आप इस तरह का ऑर्डिनेंस ला सकते हो। यानी कि अगर कोई ऐसा बिल जिस पे प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होती है, अगर उसी तरह का ऑर्डिनेंस लेके आना है तो आपको वहां पे भी प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए होगी। क्लियर है ये चीजें। उसके बाद पार्डनिंग पावर, जहां पे माफी देने की आती है, ये हर जगह माफ कर सकता है प्रेसिडेंट। कहां पे? जहां पे अगर हम कहें कि सेंट्रल लॉ लगता है, जहां पे भी पार्लियामेंट्री लॉ की जहां तक लिमिट है वहां तक हर जगह पे ये माफ कर सकता है प्रेसिडेंट। गवर्नर, तो गवर्नर सिर्फ वहीं तक माफ कर सकता है जहां तक उसके स्टेट लॉ काम करता है। ये कोर्ट मार्शल में भी माफी दे सकता है, लेकिन ये नहीं दे सकता। ये डेथ सेंटेंस को भी पार्डन कर सकता है, लेकिन ये डेथ सेंटेंस को पार्डन नहीं कर सकता, बाकी सारी चीजें कर सकता है। तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो ये मैंने आपको समझाया। अब गवर्नर इतना ही था, इससे कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। बाकी सारे फंक्शन सेम है जो प्रेसिडेंट और गवर्नर के होते हैं, ठीक है। हु अमंग्स द फॉलोइंग एडमिनिस्टर द ओथ टू द गवर्नर, गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? इनमें से आप वीडियो पॉज कीजिए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल सही लगाया होगा, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट गवर्नर को ओथ दिलाता है। अगला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट इज नॉट ट्रू, इनमें से गवर्नर के लिए कौन सा सही नहीं है? तो पढ़िए और आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपने सही अंदाजा लगाया होगा कि अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, बिल्कुल सही है। एक साथ एक स्टेट से ज्यादा का गवर्नर हो सकता है, बिल्कुल सही है। ही होल्ड्स ऑफिस फॉर ए टर्म ऑफ 5 years, बिल्कुल 5 साल के लिए होता है। तो ये तीनों सही है। तीसरा क्या है? ही कैन बी रिमूव्ड अर्लियर, पहले भी उसको हटाया जा सकता है यदि लेजिस्लेचर ऑफ कंसर्न स्टेट पासेज ए रिजोल्यूशन। ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। गवर्नर को स्टेट नहीं हटा सकती, गवर्नर को सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट हटा सकता है। यूनियन ने लगाया तो यूनियन ही हटा सकती है, चीज ध्यान रखना। गवर्नर को सिर्फ और सिर्फ यूनियन यानी कि प्रेसिडेंट हटा सकता है, स्टेट नहीं हटा सकती। तो स्टेट लेजिस्लेचर में ऐसा कोई बिल नहीं लाया जा सकता उसको हटाने के लिए। हमें गवर्नर के इम्पीचमेंट का कोई फॉर्मूला ही नहीं दिया है कॉन्स्टिट्यूशन में, सिर्फ लिखा है प्रेसिडेंट कैन रिमूव, बस। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। ये इसके बारे में गलत है। Who among the following is not appointed by state governor? स्टेट गवर्नर इनमें से किसको अपॉइंट नहीं करता है? तो वीडियो पॉज करके आंसर देने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल आपने सभी ने सही जवाब दिया होगा कि चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करता है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर और चेयरमैन को अपॉइंट करता है, एडवोकेट जनरल को भी अपॉइंट करता है, जजेस ऑफ हाई कोर्ट को ये नहीं अपॉइंट करता, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे आंसर सी आ जाएगा। और इसी के साथ हमारा ये चैप्टर भी खत्म होता है और आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।